सभी का आपके YouTube चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। ई शिक्षा संवाद में जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने काफी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है और आज जो महत्वपूर्ण यूनिट आपके सामने है उसकी बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज की तारीख आपकी 21 मई है जिसमें हम लोग यूनिट 6 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 6 में पिछली क्लास में हम लोगों ने एनपीसी कर्व पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक या दो सवाल हम लोगों ने लगाए थे और देखा था एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, फिर कोरिलेशन पढ़ेंगे। कोरिलेशन क्या होता है, फिर कोरिलेशन की डेफिनेशन हम लोग पहले ही काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन क्या होता है कि यदि एक चर दूसरे चर को, दूसरा चर पहले चर को जहां तक प्रभावित करता है उसी को हम सहसंबंध कहते हैं, या कहते हैं कि दो चर एक दूसरे को जिस सीमा तक प्रभावित करते हैं उसको हम सहसंबंध कहते हैं। कहते हैं कि इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ द change in one variable affects a change in the other variable। ठीक है, कहते हैं कि द वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड और देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल से अगर हम बात करेंगे, ठीक, एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल में क्या करेंगे, हमेशा एग्जाम में आता है यही प्रश्न बनकर, ठीक है। क्या प्रश्न बनता है, कहता है कि x, मान लीजिए x और y दो चर हैं। कहते हैं कि यदि x जो है एक स्थान पे, यदि मान लो x चलता है, कहता है कि x और y दो चर हैं। कहते हैं कि यदि x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x घटता है तो y भी घटता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको जो है कोरिलेशन के अंदर रखा जाता है। लेकिन अब इसके प्रकार की हम बात करेंगे कि कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों को साधारण रूप में जो कोरिलेशन मिलता है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले आपका मिलता है सबसे पहले नंबर एक मल्टीपल मिलता है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन सर ये टाइप है। हाँ, ये टाइप है। शुरुआत में सबसे पहले टाइप इसको ही इन्होंने डिवाइडेशन किया और तीसरा इन्होंने सिंपल कोरिलेशन बताया है। ठीक, पहला तो ये तीन, इसको बोलते हैं बहु सहसंबंध। बहु सहसंबंध है, इसको बोलते हैं आंशिक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, ठीक है। आंशिक सहसंबंध ये जान लो आप। फिर इसके बाद साधारण या सिंपल या सरल, सरल सहसंबंध होता है, ठीक है। इतने होते हैं। अब इसके बारे में जान लो कि क्या क्या होता है आपका। सबसे पहले मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर स्वतंत्र चरों का आश्रित चर के साथ सहसंबंध ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र चरों का, स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों, ठीक है, आश्रित चरों के साथ, आश्रित चरों के साथ, ठीक है, आश्रित चरों के साथ जो है संबंध ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, संबंध को ज्ञात करते हैं, प्रभाव को नहीं, संबंध को ज्ञात करते हैं। ये हमेशा जो है सदैव धनात्मक होता है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आया था एक बार 2017 में, तो लिखेंगे यह हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। गर्मी बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और कल तो इतना था कि बाप रे, दिमाग खराब हो रहा है।
लिख लिया। ठीक है, अब पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन पहले ही आपको मैंने बता दिया, पहले इससे पहले वाली क्लास में। बताओ क्या होता है पार्शियल कोरिलेशन जरा। बताओ मैंने क्या बताया था? जब क्या होता है? जब दो चरों के बीच कोई तीसरा चर प्रभाव डाले तो, ठीक है, जब दो चरों के बीच कोई तीसरा चर प्रभाव डाले तो उसके प्रभाव को, ठीक है, उसके प्रभाव को, ठीक है, जब क्या कहते हैं, जब दो चरों के बीच कोई तीसरा चर प्रभाव डाले तो उसके चरों तो उसके प्रभाव को मापने की विधि का प्रयोग जो किया जाता है उसको हम आंशिक पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, अब सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? साधारण कोरिलेशन क्या होता है कि जैसे x के अभी जैसे मान लो एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़े और एक चर के घटने पर दूसरा चर भी घटे, तो इसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं हम लोग। साधारण कोरिलेशन होता है। क्लियर? लिख लिया ये तीनों पॉइंट? बताओ ये तीनों पॉइंट लिख लिए? तीसरा क्या बोला है सर? तीसरा क्या बोले हैं? तीसरा सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है? एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में भी बढ़ोतरी होती है और एक चर के घटने पर दूसरे चर में भी घटने का क्रम चालू रहता है, तो यही इसी को हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर? बढ़े आगे। चलो, इसको तो मैंने देख लिया। अब इसके बाद और भी इसके डिवाइडेशन होते हैं, उनके डिवाइडेशन को देखते हैं। जितने प्रकार भी होते हैं सब चीजों को हम देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं पूछता कि सहसंबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, बल्कि उनके प्रकार जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता है हम लोगों से। ठीक है, उसके बारे में ये डिस्कस करता है हम लोगों से। चलो, अब इसके बाद जब हम इसका डिवाइडेशन करते हैं तो साधारण रूप में हम लोग को कौन कौन से कोरिलेशन दिखाई देते हैं बताइए? ठीक है, जब हम इनके और भी डिवाइडेशन देखते हैं तो और डिवाइडेशन मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इसमें लीनियर, नॉन लीनियर भी बताया था मैंने, रेखीय और अरेखीय बताया था ना, जिसको बोलते हैं दूसरे। अगर हम देखेंगे, अगर इसके और डिवाइडेशन, या हम कह सकते हैं डिवाइडेशन की अगर हम बात ना करें तो वन बाय वन जितने कोरिलेशन होते हैं सभी कोरिलेशन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन भी आपकी दो तरीके के मुख्य रूप से, अगर आप बताना चाहो किसी को तो ऐसे बता सकते हो कि कोरिलेशन मुख्य रूप से एक होता है गुणात्मक, एक गुणात्मक होता है, दूसरा परिमाणात्मक होता है। परिमाणात्मक होता है। अब गुणात्मक में कौन आता है? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ये दो होते हैं। अब क्वालिटेटिव में कौन कौन सा आएगा? तो क्वालिटेटिव में आप जान लो, जहां अब इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक चरों के परीक्षण के प्राप्तांकों के बीच हम लोग सहसंबंध को ज्ञात करें, मतलब दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच उनके रिलेशन को जो हम जानना चाहते हैं, और उनके रिलेशन को जानने के लिए या उनके गुणे को, मतलब उनकी क्वालिटी को चेक करके उनकी क्वालिटी के आधार पर उनको बताते हैं, तो आपका क्या आ जाता है? आपका
गुणात्मक क्वालिटेटिव कोरिलेशन के अंतर्गत आता है। अब इसमें मुख्य रूप से इसमें गुणात्मक में कभी कभी टेढ़े मेढ़े आते हैं या कभी कुछ आता है, ऐसे तरीके के आपके प्रश्न आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसकी अगर हम डिवाइडेशन की बात करेंगे तो पहला पॉइंट बनता है लीनियर। लिखिए लिखिए पहला पॉइंट लिखिए लीनियर, लिखिए लीनियर कोरिलेशन, ठीक। पहला लीनियर कोरिलेशन होता है। दूसरा क्या होता है नॉन लीनियर। क्या होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक। लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं रेखीय, हिंदी में क्या बोलेंगे रेखीय, रेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध होता है, ठीक है। रेखीय सहसंबंध होता है। और दूसरा क्या होता है आपका अरेखीय, रेखीय सहसंबंध। दो ये होते हैं आपके रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध। अब रेखीय सहसंबंध का अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो रेखीय सहसंबंध का ऐसे मतलब होता है, ठीक है। ये होता है आपका रेखीय सहसंबंध। कहने का मतलब इसमें क्या होता है एक सीधी रेखा के द्वारा जब हम किसी भी कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं तो ये रेखीय सहसंबंध के अंतर्गत आता है। जैसे ये x ये y है और ये x है, इसमें तो इसमें आपका ये रेखीय सहसंबंध के अंतर्गत आएगा। कैसे, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। कहते हैं कि एक बालक है, उस बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो ये आपकी क्या हो रही है, ये उम्र बढ़ रही है, ये क्या है एज बढ़ रही है और ये उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो ये समान रेखीय अवस्था में चलना कुल मिला के लीनियर कोरिलेशन के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या कह सकते हो, जब दो चरों के बीच हम सहसंबंध ज्ञात करने जाते हैं और वह एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में वो डेवलप होता है या सीधी रेखा में उनके संबंधों को हम जानते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच ये आपकी हाइट है, क्या है ये आपकी हाइट है, ये आपकी एज है आपकी मान लो, ठीक। अब इन दोनों के बीच में आप संबंध दिखाना चाह रहे तो देखो ये जो आपका है ये एकदम सीधी रेखा में जा रहा है कि भाई ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चाहे तो देखो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर ये दोनों मिलेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर ऐसे तो ये सीधी रेखा में आपका विकास करेगा आपका, ठीक। तो ये आपका लीनियर हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा आपका, ठीक। उसका रेखीय डेवलपमेंट या आपका लीनियर डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, बताओ कि इसमें एग्जांपल कैसे आपके आएंगे रेखीय में, कि मान लो आपको एग्जांपल मैंने दिया वैसे ही आपको एक बार और बता दें। ठीक है। इसी में मान लो कह देता है कि अब हाइट बढ़े, हाइट के बाद वेट भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा हाइट के बाद इसका वेट भी बढ़ेगा, तो वेट भी इसमें आ जाएगा आपका। भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वेट भी बढ़ जाएगा। अब बात आती है नॉन लीनियर क्या होता है, ये होता है आपका लीनियर, लिखिए लीनियर कोरिलेशन। अब नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, नॉन लीनियर में क्या होता है कि जब दो चरों के बीच संबंध होता है कि एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में जब बढ़ता है तो वो तिरछा मिर्छा घूमता है। कैसे, वक्र के आधार का घूमता है, ठीक है। क्या होता है जैसे जिसके क्या कहते हैं डेवलपमेंट या जिसके बढ़ने के क्रम को हम सीधी रेखा में न दिखाकर टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, इसीलिए कभी कभी नॉन लीनियर को किसी और नाम से भी जानते हैं, कर्व लीनियर इसको कहते हैं, इसी को हम लोग कर्व लीनियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
कर्व लीनियर भी बोलते हैं, वक्राकार, वक्र रेखीय, ठीक, वक्र रेखीय भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो ये आपका बनेगा ग्राफ ऐसे, अब ये क्या कर रहा है कि इसके विकास में कभी धीमे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे ऐसे आपका विकास होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, जब कोई वो चलता है रिलेशन, हमको टेढ़े मेढ़े रिलेशन पता चलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अरेखीय वक्राकार बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे मान लो कोई बालक है, वो कक्षा में अपनी पढ़ता है, अब कक्षा में पढ़ते पढ़ते अब मान लो कि 1 महीने में उसने 10 दिन नहीं आ पाया, अब उसके और लोगों के साथ उसके सीखने की कंडीशन में क्या हुआ, अब 10 दिन का रुकावट हुआ, तो ये रुकावट का खेल है। फिर उसके बाद कंटिन्यू आया, फिर कंटिन्यू आने का, फिर उसको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो कह सकते हैं कि जब कोई बालक सीखता है तो अभ्यास में और लर्निंग में उसके क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। उसी को हम इसको नॉन लीनियर कोरिलेशन या कर्व लीनियर कोरिलेशन कहते हैं हम लोग। समझ में आया सबको? बताओ, समझ में आया? सर ये फर्स्ट वाला हम पूछ रहे थे उस टाइम कि ये जो बीच में बढ़ता है ये क्या है? हाँ, बीच में जो बढ़ रहा है इसी को लीनियर बोलते हैं। मतलब कि एक बालक है, उसकी एज जैसे जैसे बढ़ी उसकी हाइट भी बढ़ रही है, ठीक। तो ये दोनों एक ही रेखा में, इसमें कमी नहीं होगी। अगर एज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका नॉन लीनियर को होता है आपका कि यहाँ पर ये कोई बालक स्कूल जाता है, अब सीखता है, अब सीखते सीखते मान लो उसकी तबीयत खराब हुई तो उसकी लर्निंग जो प्रोसेस स्लो हो गई, फिर कुछ दिन बाद सही, तो फिर कॉलेज गया तो उसकी लर्निंग प्रोसेस बढ़ गई, फिर क्या कुछ हुआ, फिर क्या दोस्तों। तो यही जो घटना और बढ़ना जो होता है इसी को हम नॉन लीनियर बोलते हैं। क्लियर? जी सर। चलो, अब बात जब इतनी हो गई तो हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आएंगे। क्वांटिटेटिव में आपके 3 आते हैं। कौन कौन से 3 आते हैं बताओ जरा। सबसे पहले नंबर 1, 2, 3। पहला आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा आता है निगेटिव कोरिलेशन, ठीक, और तीसरा आता है जीरो कोरिलेशन। इसको बोलते हैं सकारात्मक या धनात्मक, इसको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध, इसको बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, इसको बोलते हैं शून्य, ठीक। अब तीनों के बारे में देख लिया, तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तीनों के बारे में। अब देखिए तीनों में होता क्या है आपका। सबसे पहले धनात्मक वाले में क्या होगा बताओ जरा। हेलो, धनात्मक, बोलिए, धनात्मक वाले में क्या होगा? धनात्मक में दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, जैसे आपने पहले बताया ना उनको दिशा वाला। जैसे एक चर बढ़ेगा तो दूसरा चर भी बढ़ेगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा। और निगेटिव में एक चर अगर बढ़ता है और दूसरा चर घटता है वो निगेटिव कहलाएगा। और जीरो में एक चर के बढ़ने और घटने से दूसरे चर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। मतलब ये कहता है पॉजिटिव कोरिलेशन में होता है, पॉजिटिव में, कि अगर x वाला कोई वेरिएबल है, मान लो ये 2 वेरिएबल और x और y है, ठीक, तो x के वृद्धि होने पर ये ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा। अगर ये लेस होगा तो ये भी लेस होगा। मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ ही रुकेंगे भी।
भाई एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ रुकेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच आता है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे ये कह सकते हैं आप में और हम में, हम लोग जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग को और चीजें नॉलेज होगी, वैसे वैसे हम लोग और परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है, मेच्योर होते, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग की मेच्योरिटी लेवल हम लोग का क्या होगा, बढ़ता चलेगा। इसका एग्जांपल कह सकते हैं जैसे जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर जितना बूढ़ा होता है, जितना एक्सपीरियंस उसको होता है, उसकी फीस दिन ब दिन क्या होती, बढ़ती जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है बताओ? बहुत कम ही ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनकी फीस नहीं बढ़ती, नहीं तो क्या करते हैं जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता जाता है, अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे उनकी पेमेंट बढ़ती जाती है, फीस बढ़ती जाती है। अब चाहे इसको वकील वालों में देख लो, वकील में जो जितना समय बिता लेगा उसकी फीस उतनी बढ़ जाती है। अब ऐसे ही कोचिंग संस्थानों में टीचर्स की देख लो, या जो जितना यूजफुल हो, मतलब जो जितना रिलायबल पढ़ाना शुरू कर देता है उसकी फीस उतनी हाई होती चली जाती है, होती चली जाती है, नहीं होती चली जाती। बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनकी फीस हाई ना हो। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव कोरिलेशन यही हम लोग को बताता है। लेकिन अब यहीं पर निगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा बताओ भाई? नेगेटिव में एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटने लगेगा, जैसे उम्र के बढ़ने तो याद रखना है कि यहाँ पर जब कभी ग्रो करेगा, जैसे सविता जी ने बताया, जब कभी ग्रो करेगा तो ये पॉजिटिव में चलाएगा, लेकिन जब कभी लेस होगा तो ये निगेटिव में चलाएगा। ठीक है? सर कैसे, मतलब जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे सोचने, लेकिन अब यहाँ पर यही है, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेना है कि यहाँ पर तो मैंने जो बताया था बिल्कुल सही बताया था आपसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर ग्रो करेगा तो दोनों ग्रो करेंगे, लेस करेंगे तो दोनों करेंगे। लेकिन निगेटिव कोरिलेशन में ये कहता है, निगेटिव कोरिलेशन का देखो ग्राफ अलग बनाना है, कहता है निगेटिव कोरिलेशन में अगर ये ग्रो कर रहा है ठीक, तो जरूरी नहीं कि ये ग्रो करे, फिर ये लेस होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर एक व्यक्ति अगर x जो है बढ़ रहा है, x में वृद्धि हो रही है, तो y में क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। ठीक है, मतलब एक चर की वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी या ह्रास होती है, लेस होता है। फिर यहीं पे कह सकते हैं अगर एक चर में, अब यहीं पे दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे लेस तो ये भी लेस, ये तो ये कह रहे हो, ये हमेशा ये कंडीशन बनी रहेगी लेस की। ठीक है, ये लेस की बनेगी। लेकिन कभी कभी क्या करा जाता है कि यहाँ पर ये कुल मिला के ऐसे देख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके एग्जांपल से लो, जैसे ये मान लो A है और एक ये B है, ये ठीक है, इन दोनों में हमेशा विपरीत संबंध बनेगा। जैसे पॉजिटिव में एक साथ चलते ना, इसमें कहते हैं हम एक साथ नहीं चलेंगे। ये कहता है कि अगर A वाला कहता है कि मेरे पास ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा निगेटिव में जाएगा। फिर कहता है अगर बी वाला कहता है कि तो अच्छा इस बार हम निगेटिव में गए ना, चलो उस बार हम पॉजिटिव, तो कहता है कि चलो हम पॉजिटिव में गए तो फिर ये निगेटिव में चला जाए। तो ये विपरीत संबंध है, आपका उल्टा संबंध इन लोगों में होता है। ठीक है, याद ये रखना है क्या कि पॉजिटिव में दोनों एक साथ चलेंगे, एक ही साथ घटेंगे, एक ही साथ बढ़ेंगे, एक ही साथ हंसेंगे, एक ही साथ रोएंगे। लेकिन इसमें उल्टा है, कहता अगर एक हंसता है तो दूसरा रोता है, दूसरा हंसता है तो पहला रोता है। ये कंडीशन याद रखनी है हमको निगेटिव कोरिलेशन में। आई बात समझे? जी सर। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या सोचे, अब इसका एग्जांपल ये कह सकते हैं मार्केट में जिस वस्तु की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी कीमत जो है क्या होती है। जैसे मान लो जो मार्केट में कम हो, मान लो मार्केट में सामान जो है वो कम है और नीड ज्यादा लोगों को है, तो अब इसका प्राइस क्या होगा बताओ? बढ़ जाएगा। मतलब कि नीड यहाँ पर ज्यादा लोगों की है और ये मूल्य जो है कम है, तो ये महंगा हो जाएगा, और ये जो है कम है, ये आपका लेस है ना, लेस है। यहाँ पर नीड जो है
कि आपकी ग्रो है या ज्यादा है आपकी, तो यहाँ पर ज्यादा है और ये कम है। इसको इस तरीके के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? अब इसको हम अपने एजुकेशन लाइफ में कैसे कह सकते हैं कि सीखने की मात्रा में जब कभी जितना ज्यादा, मान लो अभी हम बैठे 1 घंटा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर 3 घंटा, तो क्या करें, सीखने में तो बढ़ोतरी हो रही, लेकिन वही थकान भी आपकी क्या, जैसे जैसे थकान बढ़ेगी सीखने की मात्रा कम होती जाएगी, थकान बढ़ेगी सीखने की मात्रा कम होगी, तो ये आपका निगेटिव कोरिलेशन में जाएगा कि एक चीज तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज वही घट रही है। समझ में आ रहा है पूरा? बताओ। जी सर। तो इसलिए इसमें कहते हैं, आप इसमें कह सकते हैं निगेटिव कोरिलेशन में आप लिखिए विपरीत संबंध होता है। लिखिए विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। एग्जाम्पल भी इसके शॉर्ट ट्रिक में आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? बताओ भाई। क्लियर है? क्लियर? ओके ओके। अब जीरो कोरिलेशन क्या होता है बताओ भाई। जीरो कोरिलेशन में वही 2 वेरिएबल अगर है तो एक वेरिएबल के हंसने और रोने का कोई प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये कहता है कि संबंध, अब जब जीरो कोरिलेशन में तो सीधी बात है कि संबंध तो बताएगा ही बताएगा दोनों में। अब इसमें कहता है कि कंसिस्टेंट कोरिलेशन नहीं होता है। क्या होता है? लिख लीजिएगा, कंसिस्टेंट कोरिलेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कंसिस्टेंसी नहीं होती है, संगत नहीं होता है, संगत कोरिलेशन नहीं होता है। अब कंसिस्टेंट कोरिलेशन क्या होता है बताओ? कंसिस्टेंट कोरिलेशन क्या हो जाएगा आपका? कहते हैं कि एक व्यक्ति तो बढ़ रहा है, मान लो ए और बी 2 व्यक्ति हैं। अब ये वाला कहता है कि दोनों में रिलेशन तो है लेकिन मन मुटाव ज्यादा है इन दोनों, तो ये कभी कभी कहता है कि ये मान लो ये बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, मान लो ये ग्रो हो रहा है, तो ये क्या कहता है कुछ देर के लिए, तो ये कहता है कि हाँ चलो हम भी तो ऐसा चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ए वाला तो आगे बढ़ गया, बी वाला कह रहे जाओ तुम भाड़ में जाओ, हम नहीं जाएंगे तो ऐसा, तो ये बी वाला किनारे हो चला। मतलब इन दोनों में साथ में कभी कभी साथ में पूरा टाइम होने की या ना होने की संभावना नहीं होती है, मतलब इन दोनों में बराबर का कोरिलेशन नहीं मिलता। इसी में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में किस प्रकार के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात होती, सहसंबंध गुणांक कितना होता है, तो सहसंबंध गुणांक 0.00 होता है सहसंबंध गुणांक। ठीक है, सहसंबंध गुणांक 0.00 होता है। वहीं पर अगर हमसे पूछा जाए कि पॉजिटिव कोरिलेशन में सहसंबंध गुणांक कितना होगा, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में लिखिएगा आप ब्रैकेट में 0.01, ये पॉजिटिव कोरिलेशन के सहसंबंध के बारे में बताता है आपका। क्लियर है? निगेटिव वाले में तो काफी ढेर सारे जाएंगे, पॉजिटिव वाला सबसे हाईएस्ट वही है, 0.01 जाएगा आपका। ठीक है, बताओ। सर मतलब कि जीरो में कि ए अगर बढ़ता है तो बी वहां नहीं बढ़ेगा। किसमें? जीरो में कहता है जीरो में जैसे मान लो कहता है आपके साथ कोई फ्रेंड हो, ठीक है, आपके साथ उसका कोई मन ना हो जाने का, लेकिन फिर भी क्या वो जिद करे नहीं चलो चलो चलो, आप थोड़ी दूर गए, आपने कहा यार अब बहुत ज्यादा हो गया, अब इसका मुझे साथ छोड़ना है, आप हो गए ऐसा है तुम निकल लो अपनी गली, हम चलते अपने रास्ते। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो जब दोनों लोग हमेशा साथ, फिर आपका कुछ दिन बाद अरे यार हम लोग उसके साथ गलत किया था, फिर आप उसके पास गए, उससे मिले बैठे, फिर आपने दोनों में साथ में हुए, फिर किसी तरीके से लड़ाई हुई, फिर आप लोग हट गए, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है, ये कहने का मतलब है। रिलेशन तो होता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती है।
ओके सर। हाँ? कभी बढ़ेंगे कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी साथ में बैठ के हम लोग कॉफी पियेंगे, फिर कभी देखते किसी और के साथ हम लोग बैठ के कॉफी पीते हैं ना। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि इनके साथ रिलेशन होता है, लेकिन ऐसा कंसिस्टेंट रूप में उनके साथ बिहेव करें तो वो नहीं होता है आपका। ठीक है जी सर। हाँ। चल, अब इतनी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इतनी चीजें अगर हम लोगों ने कर लिया तो अब अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें आपकी आती हैं। सबसे पहले आपका आता है कार्ल पियर्सन। अब वन बाय वन आपको बताते चले तो वन बाय वन आपका क्लियर होता चले ना। एग्जाम में जो आता है वैसे कार्ल पियर्सन आता नहीं, बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल आते हैं आपके, ठीक है। बाई सीरियल और पॉइंट बाई सीरियल यही आपके एग्जाम में आते हैं यार, ठीक। सबसे पहला आपका क्या आता है कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट में दो चरों के बीच रैखिक संबंध होता है। क्या होता है कार्ल पियर्सन में, आपसे यही पूछेगा कि कार्ल पियर्सन जो है किस प्रकार का कोरिलेशन है, तो आप बताएंगे लीनियर कोरिलेशन होता है ये एक प्रकार का। कैसा होता है लीनियर कोरिलेशन होता है कार्ल पियर्सन वाला, ठीक। क्या लिखोगे कार्ल पियर्सन वाला, जिसको बोलते हैं देखो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं गुणन आघूर्ण सहसंबंध, गुणन आघूर्ण सहसंबंध होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन सहसंबंध, कार्ल पियर्सन, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यही होता है कार्ल पियर्सन। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कार्ल पियर्सन ने इसको दिया है आपको, कितने दिया है कार्ल पियर्सन ने इसको दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहा कि जब कभी दो वेरिएबल्स होते हैं, दो चर होते हैं, तो दोनों चरों के प्राप्तांकों के बीच जो संबंध होता है उनको संबंध को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस विधि में इसको जो है पियर्सन आर से भी कभी कभी ये लिखा होता है पियर्सन आर, पियर्सन आर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कभी कभी अगर आपको ऐसा सिंबल दिख जाएगा स्मॉल आर दिखेगा तो ये होता है पियर्सन आर का जो होता है सिंबल होता है, ठीक है। क्या होता है सिंबल होता है। अब इसकी क्वालिटीज आती है तो ये आपका लीनियर में आता है, किस में आता है लीनियर कोरिलेशन में आता है। इसमें क्या होता है जब दो चर होते हैं तो दो चरों के बीच जो होता है लीनियर कोरिलेशन होता है। इसको ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम में नहीं आता है, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस यही लीनियर वाला ही पूछता है कि ये किस रिलेशन के अंदर आता है, तो इसी के अंदर आपका आएगा यहाँ पर, क्लियर है। फिर इसके बाद आपका आता है अगर इसमें हम बात करेंगे इसकी क्वालिटीज की बात करेंगे तो इसकी क्वालिटीज लिख लो, इसकी क्वालिटी में थोड़ी बहुत लिख लीजिए, इसको लिखिए लिखिए। इसमें अनुपात विधि का प्रयोग करते हैं, रेशियो का, रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं,
रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं इसमें रेशियो मेथड के साथ साथ इसको जो है इसका प्रयोग जो है लिखेंगे, इसका प्रयोग एनपीसी पर करते हैं। ठीक है, एनपीसी पर करते हैं, ये याद रखना, एनपीसी पर करते हैं इसका प्रयोग हम। अब पियर्सन आर की जो वैल्यू होती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है पियर्सन आर, ठीक है, पियर्सन आर की जो वैल्यू होती है, पियर्सन आर की वैल्यू जो होती है प्लस 1.00 से माइनस 1.00 रहती है, 1.00 तक रहती है। ठीक है, यहां से यहां तक ये रहती है, आपको ये याद रखना है लोगों को। अब इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, एक पॉइंट और लिखेंगे, इसका प्रयोग जब संख्या 30 से अधिक होती है। ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब संख्या 30 से अधिक होती है तब हम इसका प्रयोग अब करते हैं आपको। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ, प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको कार्ल पियर्सन बोलते हैं, पियर्सन्स मेथड बोलते हैं। आगे बढ़े, बताओ। बताओ भाई, अगर यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्या आता है, हाँ, जब हम रेशियो में इसको कर रहे हैं, ये पैरामेट्रिक होगा या नॉन पैरामेट्रिक होगा, बताओ जरा, यहीं पर इसको डिस्कस कर लो, ये पैरामेट्रिक होगा या नॉन पैरामेट्रिक होगा, बोलो। पैरामेट्रिक लिख लीजिए, यह एक प्राचलिक विधि है। पैरामेट्रिक है ये आपका, ठीक है, यहीं पर पकड़ लिया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट, इसको साफ करें। चलो, अब दूसरे पॉइंट हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा आपका आएगा रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। क्या आएगा, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। रैंक, ठीक है, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इसको बोलते कोटि अंतर सहसंबंध बोलते। क्या बताओ, कोटि अंतर सहसंबंध की हम बात करेंगे तो कोटि अंतर सहसंबंध किसने दिया आपका, आवाज आ रही, अब आ रही आवाज, हेलो, हाँ सर। तो हाँ, कोटि अंतर सहसंबंध की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोटि अंतर सहसंबंध जो किसने दिया था हम लोगों को, स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन लिखिए, स्पीयरमैन ने दिया है। अब स्पीयरमैन का रो होता है, ठीक, रो होता है इसमें। अब स्पीयरमैन की अगर हम बात करेंगे कोटि अंतर, अब कोटि कह रहा है, कोटि का मतलब हो गया रैंक कह रहा है, रैंक डिफरेंस कह रहा है, मतलब यहाँ पे क्रम सूचक मापनी का प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट का हम प्रयोग करते हैं, किसका, ऑर्डिनल मेजरमेंट का, ऑर्डिनल मेजरमेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये किसमें चला जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक में, किसमें, नॉन पैरामेट्रिक। जब नॉन पैरामेट्रिक में चला गया इसके बाद अब क्या आता है, इसमें कोटि अंतर कोरिलेशन करने की विधियां जो होती है उसमें विधि बताई गई है, जिसमें सबसे पहले बताए स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध विधि। इसका फॉर्मूला क्या था,
इसका फॉर्मूला जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बताओ कि रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा, ठीक है। लिखिए रो, लिखिए यहाँ पे रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, अपॉन फिर आपका होता है एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एग्जाम में आपका जब असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप देने जाओगे तो वहां पर ये आपके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। एनटीए यूजीसी नेट में भी 1 या 2 बार आपका पूछा गया है। यहाँ पर क्लियर है सर डी स्क्वायर है, सर डी स्क्वायर है। हाँ डी स्क्वायर है। कभी कभी इसको 2 नामों से भी जानते हैं, 2 सिंबल इसके लिए, जो 2 सिंबल यूज होते हैं। एक दूसरा सिंबल होता है आर पी, ठीक है। ये दोनों सिंबल आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ लेंगे तो। अब इसका प्रयोग जस्ट मैंने बताया कि इसका प्रयोग कब करते हैं। जैसे हमने बताया कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का ये जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, ठीक है। इसका प्रयोग कब करते हैं, हाँ इसका प्रयोग कब करते हैं, जब संख्या लिखेंगे, जब संख्या क्या हो 30 से कम हो। जब 30 से कम होती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग कहा जाता है। इसका प्रयोग क्वालिटेटिव कोरिलेशन या क्वालिटेटिव कोरिलेशन के लिए हम करते हैं। लिखेंगे क्वालिटेटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन के लिए करते हैं, ठीक। क्वालिटेटिव कोरिलेशन मतलब गुणात्मक सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है जी सर, ठीक। अब इसमें इतने पॉइंट कार्ल पियर्सन का है वो, उसमें वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। हाँ क्वांटिटेटिव होता है प्लस वो लीनियर होता है, ठीक। लीनियर होता है, लेकिन जैसे सर ये इसमें क्वालिटेटिव कोरिलेशन होता है, उसमें सर क्वांटिटेटिव का नहीं, क्वांटिटेटिव उसमें नहीं बताया ना मैंने। उसमें क्वांटिटेटिव की बात नहीं करी है उसमें ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो इसने तो बता दिया इस विधि में, और क्या आता है इसके मैटर में। हाँ इतनी ही आती है इसमें, ठीक है। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखो। इसको तो रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब रो। क्या बोलते हैं, सब रो बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको सब रो पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं, सब रो पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे इसको पढ़ेंगे, सब रो के आर सब रो हो जाएगा। आर सब रो, ठीक। ये पढ़ेंगे आर सब रो पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में चाहे लिख लो, इसको हिंदी में लिख लो आर सब रो, ठीक। आर सब रो होता है आपका। क्लियर, इतने पॉइंट हो गए। तो इसमें इतने ही पॉइंट आपको मिलते हैं। फिर इसके बाद इसी के साथ आता है कैंडाल का, कैंडाल का कोटि अंतर कोफिशिएंट। ये रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट में हम लोगों ने सबसे पहले नंबर 1 पे पढ़ा है स्पीयरमैन का रो, ठीक है। इसी के साथ आता है कैंडाल का भी आता है। किसका आता है, इसी के साथ कैंडाल का भी नाम आता है। कैंडाल वाला भी पढ़ लो, चलो।
कैंडाल्स, ठीक है, कैंडाल्स कोरिलेशन, कैंडाल्स को आपका रैंक डिफरेंस हुआ, कैंडाल्स रैंक डिफरेंस, रैंक डिफरेंस, ठीक है, कैंडाल रैंक डिफरेंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे कैंडाल, सर वोट कट रही है। ओके, कोटि अंतर सहसंबंध, कैंडाल कोटि सहसंबंध। अब कैंडाल कोटि सहसंबंध क्या होती है, इसको किससे, सबसे पहले कैंडाल कोटि सहसंबंध जो होती है, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है, बस इतना जान लो। प्रयोग दोनों का ही हम लोग करते हैं, ठीक है, दोनों का ही हम लोग करते हैं, लेकिन जब दो चरों के बीच, इसमें भी रैंक का प्रयोग हम करते हैं कुल मिला के, ठीक है, दो मतलब कि एक ही सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें फॉर्मूला होता है कि जो आपको पसंद है उसको करो। ये होता है टाउ, टाउ इज इक्वल टू एस अपॉन 1/2, टाउ इज इक्वल टू एस अपॉन 1/2 होता है आपका n ब्रैकेट में n-1 होता है आपका, ठीक है, तो इसको अगर हम सही तरीके से सॉल्व करें तो इसका फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू 2s अपॉन n ब्रैकेट में n-1, ये सही फार्मूला आपका ये बनता है, इसको बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। नोट किसको करें, दोनों को, क्या एग्जाम में आपको ऐसे ही फार्मूला पूछ सकता है और ऐसे ही फार्मूला पूछ सकता है, दोनों सेम ही, दोनों का मतलब है दो जो है ऊपर चला जाता है ये। चले आगे चले, ये फॉर्मूला आपका इतना आता है आपका। अब इसके बाद आता है आपका पॉइंट बाई सीरियल, बाई सीरियल, और ये आपका क्या आता है, बाई सीरियल आता है, पॉइंट बाई सीरियल आता है, और टेट्राकोरिक आता है, और 5 कोरिलेशन आता है। तो इन चारों को शाम की क्लास में कंपेयर करके पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि सवाल जो है यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी, ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसको जो है शाम को कंपेयर करके पूरा का पूरा आपको चार के चारों बताएंगे, शाम को 9 बजे ही आपकी क्लास होगी।